बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के हवाले से है और आप ये हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com उस पर एनरोल हो सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का हमारा सेक्शन नंबर 73 से ऑनवर्ड हम मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन है, जो हमने चैप्टर आई थिंक चैप्टर 11 है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, और ये हमने लास्ट टाइम एजेंट के बारे में डिटेल से बात की थी कि एजेंट की क्या ज़िम्मेदारियां हैं और क्या क्या उसको तरीक़ाकार अपनाना होगा जब उसका प्रिंसिपल यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपने एजेंट को डिक्लेयर किया हुआ है, और एजेंट किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है या कौन सी बिज़नेस की कैटेगरी होगी तो उसका कौन सा एजेंट कंसिडर किया जाएगा। सो इस हवाले से उस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सेक्शन 73 है लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट, कि जो भी एजेंट काम करेगा उसकी अल्टीमेटली जो ज़िम्मेदारी है उसका जो प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है उसके ऊपर आती है। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एंड ऑल एक्ट्स डन बाय हिज एजेंट। तो जो एजेंट जो भी काम करेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा, लिहाजा अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो होगी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑन किसको करनी पड़ेगी, जो प्रिंसिपल है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एजेंट डिक्लेयर किया वो अपना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 74 अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे ये जो एक्ट है इसकी एक्ट की एप्लीकेशन के लिए रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स में मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है मामलात को निपटाने का, उस हवाले से सम टाइम जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है या जो कमिश्नर अपील है उसके सामने या फिर जो एपलेट ट्राइब्यूनल है, एपलेट ट्राइब्यूनल उसके सामने पेश होना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन हर मामले में या हर जगह पे वो अपने आप को अवेलेबल कर सके, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हिज एक्टिविटीज़ समटाइम इतना कोई बिज़ी रजिस्टर्ड पर्सन होता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरह की सूरत हाल हो तो वो अपना एक रेप जो है उसको अपॉइंट कर सकता है, इन राइटिंग वो भेज देगा और प्रिंसिपल को उसका रेप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और यही कंसिडर किया जाएगा जैसा कि रजिस्टर्ड पर्सन इटसेल्फ या खुद से वहाँ पे मौजूद है। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द एपलेट ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट मे इन राइटिंग authorize any person having such qualification as may be prescribed by the authority। तो अथॉरिटी ने उस रेप के लिए जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेंशन की है वो उसकी फुलफ़िल करता हो तो उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है इन राइटिंग टू रिप्रेजेंट हिम और अपीयर ऑन हिज बिहाफ, यानी कि उसके बिहाफ पे या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो हाजिर हो सकता है और वही कंसिडर किया जाएगा जैसा कि वो खुद रजिस्टर्ड पर्सन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन नंबर 75 है ई इंटरमीडियरीज़ टू बी अपॉइंटेड। ई इंटरमीडियरीज़ के हवाले से है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर दिस एक्ट उसने क्या करना होता है, सम टाइम जो अथॉरिटी है टैक्स अथॉरिटी वो गाइड करती है कि आपने ई सर्विसेज को यूज़ करते हुए आपने रिटर्न फाइल करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं या कोई भी है ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हैं उनके हवाले से कोई एक्शन है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सरअंजाम देना होता है। तो इस हवाले से एक ऐसा बंदा जिसको डिक्लेयर किया जाता है जिस पे उसको एतमाद हो या जो कुफाम हो जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो, ई इंटरमीडियरी जो इस तरह के ऑनलाइन मामलात के लिए उसकी ज़िम्मेदारी ऑन करे और जिस पर एतमाद भी हो और उसकी जो इसी तरह से वो काम करे जिस तरह से रजिस्टर्ड पर्सन चाहता है या जैसे उसको गाइड करता है या जैसे उनका आपस में एग्रीमेंट होता है। सो ए इंटरमीडियरी जो ऑनलाइन सर्विसेज या जो ऑनलाइन जो एक एक्शंस हैं रजिस्टर्ड पर्सन ने सरअंजाम देने होते हैं ऑन द गाइडलाइंस ऑफ
टैक्स अथॉरिटी, तो उस हवाले से इंटरमीडियरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके एक्शन बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाने होते हैं। अगर कोई भी इंटरमीडियरी गलती करेगा तो उसका ज़िम्मेदार अल्टीमेटली रजिस्टर्ड पर्सन होगा। हाँ, जब तक ये नहीं कोई चीज़ साबित हो जाती कि इंटरमीडियरी ने जानबूझ के कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना था या जानबूझ के कुछ उसने फ्रॉड करने की कोशिश की, तो इस हवाले से फिर जो है उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा इंटरमीडियरी के हवाले से। ये किस्म की ऑनलाइन या फिर जो कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज़्म के ज़रिए से सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाला शख्स है उसके बिहाफ पे जो उसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी कर रहा होता है इंटरमीडियरी पर्सन या फर्म या जो भी उसकी नेचर होती है। इस हवाले से सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, limitations and restriction as the authority may impose। ये conditions भी, limitations भी और restriction कौन impose करेगा? authority। the authority may, authority ये tax authority की बात हो रही, by notification in the official gazette appoint a person as intermediary। यहाँ पे कौन करेगा? notification in the official gazette appoint a person as intermediary or electronically file returns and other electronic documents under this act एंड द रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे जिसको नोटिफाई किया जाएगा कि उसके बिहाफ पे इंटरमीडियरी के तौर पे काम करेगा तो वो उसको अपॉइंट कर सकती है ये अथॉरिटी। सबसेक्शन 2 है रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथोराइज एन इंटरमीडियरी। इसी तरह से जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद अपॉइंट कर सकता है या ऑथोराइज कर सकता है एक इंटरमीडियरी को टू इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल रिटर्न, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन अपनी रिटर्न उसकी फ़ाइल करे, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन हिज बिहाफ एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 में जो ऊपर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। सबसेक्शन 3 है द रिटर्न और सच अदर डॉक्यूमेंट, जो कि सबसेक्शन 2 में हमने बात की, फाइल बाई एन इंटरमीडियरी ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव बिन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जो इस तरह के एक्शन होंगे इंटरमीडियरी के वो यही तस्वुर किए जाएंगे जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ये काम सर अंजाम दिया है। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर दिस एक्ट रिक्वायर्स एनीथिंग टू बी डन बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड इफ सच थिंग इज़ डन बाय एन इंटरमीडियरी ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, कि जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी काम करना ज़रूरी है या उसको गाइड किया गया है उसके हवाले से इंटरमीडियरी जो कि उसका ऑथराइज्ड पर्सन है उसको करता है, तो फिर अनलेस द कंट्रेरी इज़ प्रूव, जब तक कोई चीज़ उससे मुख्तलिफ साबित नहीं हो जाती या जानबूझ के उसने उसकी वायलेशन की है ये चीज़ साबित ना हो जाए, तब तक क्या समझा जाएगा? सच थिंग शैल बी डीम टू हैव बिन डन विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो फिर यही तस्वर किया जाएगा जैसा कि इंटरमीडियरी ने सरअंजाम दिया हुआ काम रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ही ऐसा कहा है। So that in any proceeding under this act, the registered person shall be liable as if the thing has been done by him। तो इस पूरी जो भी काम करेगा इंटरमीडियरी उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली रजिस्टर्ड पर्सन पे आएगी। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर एन इंटरमीडियरी ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, यहाँ पे ये बात होगी कि सबसेक्शन 2 में उसने खुद अपॉइंट किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है किसी शख्स को एज इंटरमीडियरी टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। अब आगे चल गया था कि उसने अपने बिहाफ पे उसको अपॉइंट किया नोइंगली और विलिंगली, यानी कि जानते बूझते हुए जानबूझकर सबमिट्स फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन विद एन इंटेंट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यू और एनी पार्ट देयर ऑफ, कि वो ऐसा कोई काम कर देता है जानबूझकर गलत कर देता है जिससे उसकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिर इस तरह की सूरत हाल जो 2 नंबरी वो करेगा, फिर क्या होगा? Such intermediary shall be jointly and severally responsible for recovery of the amount of the tax charge paid as a result of such incorrect or false information or documents or declaration। तो यहाँ पे ये बात की कि जो उसने ये गलती की उसकी वजह से जो शॉर्ट टैक्स पे हुआ है वो जो शॉर्ट पे हुआ है उसकी जिम्मेदारी जॉइंटली होगी, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन की भी और इंटरमीडियरी की, विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट हिम और द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो इस हवाले से दोनों की जो ये जिम्मेदारी है वो ठहराई जाएगी। इसके बाद सबसेक्शन 6 है द अथॉरिटी में, यहाँ पे टैक्स अथॉरिटी की बात, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉर द कंडक्ट एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ इंटरमीडियरीज, कि इंटरमीडियरीज का जो काम है या जिम्मेदारियाँ हैं या जो कंडक्ट है वो कैसे रेगुलेट करना, उस हवाले से जो अथॉरिटी है वो
रूल्स बना सकती है, इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट, कि कैसे ई इंटरमीडियरी को अपॉइंट किया जाएगा, सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, कि अगर उस सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के उसको जो अपॉइंट किया गया उसको कैंसिल करना या उसको सस्पेंड करना, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स। यहाँ पे जो रूल बनाए जाएंगे उसमें ये चीज़ें सारी मेंशन की जाएंगी, कैसे किसी को अपॉइंट करना है, कैसे उसकी सस्पेंशन हो सकती है, कैसे उसकी कैंसलेशन हो सकती है, उस हवाले से। अच्छा जी, ये थे हमारे सेक्शन 73, 74 एंड 75, और उनमें अब हमारी की लर्निंग जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एजेंट्स एक्शंस, एजेंट्स एक्ट्स की वजह से जो जिम्मेदारी है वो रजिस्टर्ड पर्सन पे आती है, उस हवाले से। रजिस्टर्ड पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस टेकन बाय दियर एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथराइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रेप को अपॉइंट किया जाता है, उस हवाले से। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑथोराइज अ क्वालिफाइड पर्सन टू रिप्रेजेंट दैम और अपीयर ऑन हिज बिहाफ बिफोर द अपीलेंट ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ई इंटरमीडियरी के हवाले से। इसका जो की पॉइंट है, द अथॉरिटी कैन अपॉइंट एन ई इंटरमीडियरी to electronically file returns and documents on behalf of registered person. Next point है a registered person can authorize an intermediary to file returns or documents electronically on their behalf. Next point है legal deeming and liability. Documents filed by an intermediary on behalf of the registered person are considered filed by the registered person, यानी कि ई इंटरमीडियरी के जो एक्शन है वो रजिस्टर्ड पर्सन के एक्शंस ही कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शंस डन बाय एन इंटरमीडियरी ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन आर डीम्ड टू बी डन विद द नॉलेज एंड कॉन्सेंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो उसके काम है वो यही समझा जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद मंजूरी दी है उसकी। इफ़ एन ई इंटरमीडियरी सबमिट्स false information to avoid tax payment, they are jointly and severally responsible for tax recovery without prejudice to actions against the registered person. Next point है rules for e-intermediaries के हवाले से जो रूल बनाने का तरीकाकार है, the authority can prescribe rules for e-intermediaries conduct, appointment, suspension and cancellation subject to specified conditions and restrictions. So ये थे हमारे की पॉइंट्स भी, और हमने उसके ऊपर सेक्शन 73, 74 और 75 के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव और ई इंटरमीडिएट के ऊपर डिटेल से हमने बात की। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो एजेंट है उसके जितने भी एक्शन हैं अल्टीमेटली रजिस्टर्ड पर्सन उसका ज़िम्मेदार होता है। सो अब इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक क्विज़ होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1, what does the provision state regarding the responsibility of a registered person's agent? Options है हमारे पास। A, the agent is solely responsible for all acts done on behalf of the registered person. Option B है the registered person is responsible for all acts done by his agent. Option C है the responsibility is shared equally between the registered person and the agent. Option D है the agent is responsible only for acts specifically authorized by the registered person. Right option is B, the registered person is responsible for all acts done by his agent. Question number 2, who can represent a registered person before the appellate tribunal or an officer as per the act? Options: A, any individual without specific qualifications, only legal practitioners. Option C, any person authorized by the registered person with prescribed qualifications. Option D, only government officials. Right option is C, any person authorized by the registered person with prescribed qualifications. Question number 3, what is the role of an e-intermediary as defined in the act? Options: A, to represent registered person in court proceedings. Option B, to file returns and electronic documents on behalf of registered persons. Option C, to audit tax record for registered persons. Option D, to act as a legal advisor for registered persons. Right option is B, to file returns and electronic documents on behalf of registered persons. Question number 4, how is an e-intermediary authorized by a registered person treated under the act? Options: A, their actions are not recognized under the act. Option B, they are treated as separate entities from the registered person. Option C,
their actions are deemed to be done by the registered person. Option D, they are exempt from any liabilities arising from their actions. Right option is C, their actions are deemed to be done by the registered person. Question number 5. What happens if an intermediary submits false information to avoid tax payment? Option A, the registered person is not held responsible. Option B, both the intermediary and the registered person are jointly responsible. Option C, only the intermediary is responsible. Option D, the intermediary actions are not considered under the Act. Right option is B, both the intermediary and the registered person are jointly responsible. Question number 6. What authority does the authority have regarding intermediaries? A, to appoint intermediaries without any conditions. B, to prescribe rules for the conduct of intermediaries business. Option C, to cancel appointment of intermediaries without notice. Option D, to exempt intermediaries from any liabilities. Right option is B, to prescribe rules for the conduct of intermediary business. Question number 7. How are intermediaries appointed according to the Act? Options A, without any conditions or restrictions. Option B, based on their qualifications as prescribed by the authority. Option C, only after approval from the registered person. Option D, by the commissioner's discretion. Right option is B, based on their qualifications as prescribed by the authority. Question number 8. What is the consequence if an intermediary knowingly provides false information? Option A, they are exempt from any liabilities. Option B, they are fined but not responsible for recovery of the tax. Option C, they are jointly and severally responsible for tax recovery. Option D, the registered person is solely responsible. Right option is C, they are jointly and severally responsible for tax recovery. Question number 9. How does the Act treat actions done by an intermediary authorized by a registered person? Options A, they are not considered valid under the Act. They are considered done with the registered person's consent. Option C, they are considered separate from the registered person. Option D, they are only valid if approved by the appellate tribunal. Right option is B, they are considered done with the registered person's consent. Question number 10. What is the purpose of appointing an intermediary according to the Act? Option A, to avoid tax payment obligations. Option B, to facilitate electronic filing of documents for registered persons. C, to transfer all responsibility to the intermediary. Option D, to exempt registered persons from tax liabilities. Right option is B, to facilitate electronic filing of documents और registered person. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, इसके अलावा जो बाकी लेक्चरर कॉमर्स है या CSS के हवाले से जो MPT और कंपलसरी सब्जेक्ट्स का कोर्स हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, उसको भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे दिए गए सेल फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।